डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोटबुक एडुकेयर। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी एकदम बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, अभी समय है, आप लोग अपने आप को खर्च कीजिए, अपने आप पर समय दीजिए, क्योंकि किसी ने ठीक ही कहा है, जिसने भी अपने आप को खर्च किया है, जिसने भी अपने आप को खर्च किया है, अक्सर लोगों ने उसे ही गूगल पे सर्च किया है। ठीक है बच्चों, तो आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिए और जिस तरह से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नोटबुक एडुकेयर को अपना स्नेह दे रहे हैं, उसी तरीके से अपना स्नेह बनाए रखिए नोटबुक एडुकेयर के प्रति। चलिए आज हम लोग का जया मॉलिक्यूल्स के तीसरे पार्ट में हम लोग आज एंटर कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने आपको किसके बारे में, लैक्टोज के बारे में बता दिया था, लैक्टोज। आज हम लोग सीखेंगे सुक्रोज और माल्टोज के बारे में। किसके बारे में? सुक्रोज और माल्टोज के बारे में। तो ऑलिगोसेकेराइड्स के अंतर्गत ही आपको ये सब पढ़ने हैं, है ना। ऑलिगोसेकेराइड्स के अंतर्गत ही आपको लैक्टोज पढ़ना था, मैंने पढ़ा दिया है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा सुक्रोज और सुक्रोज के साथ माल्टोज, और देन हम लोग आएंगे पॉलीसेकेराइड्स, इसमें हम लोग सेल्यूलोज और स्टार्च के बारे में स्टडी करेंगे। करेक्ट? तो चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे बिना किसी समय को खर्च किए। चलिए देखते हैं। हम लोग पढ़ेंगे आज पहले क्या, सुक्रोज। सुक्रोज देखिए, सुक्रोज, सुक्रोज। सुक्रोज है क्या? तो सुक्रोज भी एक डाइसैकेराइड्स है। ऑलिगोसेकेराइड्स के अंतर्गत ये क्या है, एक डाइसैकेराइड्स, है ना। तो जब इसे जल अपघटन करेंगे सुक्रोज को, तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनाता है। तो अल्फा डी ग्लूकोज का निर्माण होता है, अल्फा डी ग्लूकोज का निर्माण होता है और बीटा डी फ्रुक्टोज का निर्माण होता है। क्या मैं बोल रहा हूं? अल्फा डी ग्लूकोज का निर्माण होता है और बीटा डी फ्रुक्टोज का निर्माण होता है। कब? जब आप सुक्रोज का जल अपघटन करेंगे तब, है ना। तो जब इसका अपोजिट जब हम लोग जाएंगे, तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज जब ग्लाइकोसिडिक कार्बन द्वारा जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? सुक्रोज का फॉर्मेशन होता है। तो किस तरीके का उनका हार्बन संरचना होता है, उसको हम लोग देखते हैं, है ना। चलिए देखते हैं। तो अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, तो इसमें क्या होगा? अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, और क्या होगा? बीटा डी फ्रुक्टोज, और बीटा डी फ्रुक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज दोनों एक साथ मिलेंगे तो क्या होगा? सुक्रोज का फॉर्मेशन होगा। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C12H22 और O11, C12H22O11 होता है सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसमें क्या होता है? तो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज जब क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ जाते हैं तो सुक्रोज का फॉर्मेशन, है ना। चलिए देखिए, और यही सुक्रोज का जल अपघटन करेंगे तो ये दोनों मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है ना। ये दोनों ही मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, दोनों ही अणु का निर्माण होगा। किसका? अल्फा डी ग्लूकोज का और बीटा डी फ्रुक्टोज का। चलिए देखते हैं किस तरह से इसका संरचना। तो सुक्रोज देखिए यहाँ पर, सुक्रोज का जो संरचना होता है वो उसमें क्या होगा, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज पहले हम लोग बनाते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज की संरचना देखिए, कई बार बना चुके हैं आप लोगों को, तो अब तक प्रैक्टिस हो गया होगा, बहुत अच्छा, है ना। ओ एच एच, ओ एच एच एच,
CH2OH। देखिए आपके पास ये क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज है ना। और यहाँ पर देखिए मैं दूसरे कलर से लेता हूं बीटा डी फ्रुक्टोज। तो बीटा डी फ्रुक्टोज तो फ्यूरेन की तरह संरचना होती है फ्रुक्टोज की। यहां से देखिए बीटा डी फ्रुक्टोज। CH2OH H OH H OH H OH CH2O, है ना। देखिए आपके पास ये क्या है, ये है अल्फा डी। ये क्या है अपने पास, ये आपके पास अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। और ये आपके पास बन गया बीटा डी फ्रुक्टोज, बीटा डी फ्रुक्टोज, बीटा डी फ्रुक्टोज। अब ये देखिए यहां से ये क्या करेगा, बीटा डी अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज, ये क्या करना है ना। इसको देखिए यहां से ये क्या करेगा कि देखो यहां से बच्चों कि ये जो OH है, ये OH इस OH के साथ, ये जो H है इस OH के साथ H2O बना करके बाहर निकल जाता है। क्या बना करके बाहर निकल जाता है, H2O बना करके बाहर निकल जाता है ना। तो अब यही जब दोनों एक साथ एकत्रित हो जाएंगे किसका निर्माण करेगा, सुक्रोज का निर्माण करेगा। या जल सुक्रोज का जल अपघटन कर देंगे तो ये दोनों मॉलिक्यूल का निर्माण होगा, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज का निर्माण होगा, है ना। तो देखिए यहां से हम इसको, इसी को हम लोग क्या करते हैं, सुक्रोज में कन्वर्ट करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग इरेज कर लेंगे इसको। हमारे पास क्या बच जाता है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास O और H था, तो ये बॉन्ड बना लेगा, है ना। ये क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा इस तरीके से, ये बॉन्ड बना लेगा, है ना, के साथ, इस H के साथ। ठीक है। अब ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ गया और H2O को यहां से क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। और क्या बन गया ये टोटल मिलाकर के ये दोनों ऐड हो गए, ये दोनों ऐड हो गए, है ना, दोनों जुड़ गए और क्या बना लिया, दोनों मिलकर के सुक्रोज का फॉर्मेशन कर लिया। पुनः आप सुक्रोज का जल अपघटन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सुक्रोज का जैसे ही जल अपघटन करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बीटा डी फ्रुक्टोज और अल्फा डी ग्लूकोज का निर्माण हो जाएगा। समझ में आया बच्चों। तो ये जो सुक्रोज होता है जल में विलय होता है, सुक्रोज क्या होता है, जल में विलय होता है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि सुक्रोज का जलीय विघटन करने पर या जलीय घोल बनाने पर क्या प्राप्त होते हैं, तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज। तो इसमें ऑप्शन में इस तरीके से भी दे सकता है, या डायरेक्टली आपको एक मोलेकुल ग्लूकोज और एक मोलेकुल फ्रुक्टोज का निर्माण होता है। तो ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, सही ऑप्शन क्या होगा, एक मोलेकुल ग्लूकोज का और एक मोलेकुल फ्रुक्टोज। क्लियर। अब हम लोग अगले सैकेराइड्स पर आते हैं। वो सैकेराइड्स होगा आपके पास क्या, माल्टोज। क्या होता है, माल्टोज, माल्टोज, लैक्टोज पढ़ चुके थे, माल्टोज, माल्टोज, माल्टोज क्या होता है, तो माल्टोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है माल्टोज, ये भी फॉर्मूला वही होता है, C12H22O11, C12H22O11। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज होते हैं। जैसे ही इसका माल्टोज का आप जल अपघटन करो, क्या करोगे, जल अपघटन करोगे, जल अपघटन,
जल अपघटन करोगे, जैसे इसका जल अपघटन करते हैं हम लोग, जल अपघटन, जल अपघटन, जैसे ही जल अपघटन की क्रियाएं होगी तो क्या बनाएगा, दो मोलेकुल, टू मोलेकुल C6H12O6, है ना, दो मोलेकुल अल्फा टी ग्लूकोज का निर्माण, अल्फा डी ग्लूकोज का निर्माण जलापटन के बाद। तो किसका जलापटन, माल्टोज का जलापटन करने पर दो अणु अल्फा डी ग्लूकोज का बनता है ना। अर्थात कि जब दो अल्फा डी ग्लूकोज अल्फा लिंकेज द्वारा इसके ग्लाइकोसिडिक आबंध से जुड़ जाते हैं, मैंने क्या बताया कि जब दो अल्फा डी ग्लूकोज अल्फा लिंकेज द्वारा ग्लाइकोसिडिक आबंध से जुड़ जाए, किससे जुड़ेंगे, ग्लाइकोसिडिक आबंध, सब में अभी ग्लाइकोसिडिक आबंध बन रहा है, तो ग्लाइकोसिडिक आबंध से जैसे ही जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माल्टोज का फॉर्मेशन होता है। देख लेते हैं माल्टोज का निर्माण कैसे होता है ना, दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ही है, देख लेंगे किस तरीके से होता है। अल्फा डी ग्लूकोज अभी बनाए थे संरचना, आपको याद भी होगा, देखिए OH H OH H OH H OH H H CH2, ठीक है। अब देखिए ये एक अल्फा डी ग्लूकोज हुआ है ना, अल्फा डी ग्लूकोज है, और दूसरा भी अल्फा डी ग्लूकोज बना है ना, दूसरा भी अल्फा डी ग्लूकोज ही बना, दूसरा भी अल्फा डी ग्लूकोज ही बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए OH H OH H OH H OH H H CH2, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज, दोनों अल्फा डी ग्लूकोज है ना। तो अब ये क्या करेगा बच्चे, कि देखिए यहां से ये क्या करेगा कि ये जो H है इस सामने वाले OH के साथ H2O मॉलिक्यूल बना करके बाहर निकल, है ना, H2O मॉलिक्यूल बना करके बाहर निकल जाएगा। जैसे ही H2O मॉलिक्यूल बना करके बाहर निकल जाता है तो क्या करता है, माइनस H2O करेगा, जैसे ही माइनस H2O करेगा तो क्या होगा, यहां से ग्लाइकोसिडिक आबंध द्वारा ये जुड़ जाएंगे, ग्लाइकोसिडिक आबंध द्वारा ये जुड़ जाएंगे, किस तरीके से देख लीजिए, देखिए क्या, यहाँ पर ये जुड़ेगा ग्लाइकोसिडिक आबंध से, है ना, और यहाँ पर देख लीजिए, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH H OH H OH H H CH2OH, यहाँ पे क्या बचा, H बचा, देन यहाँ पर भी H OH H OH H OH H H CH2, यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या हुआ बच्चे, ग्लाइकोसिडिक आबंध द्वारा जुड़ गया, दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज ग्लाइकोसिडिक आबंध द्वारा जुड़ गया और किसका फॉर्मेशन कर लिया, तो माल्टोज का, किसका फॉर्मेशन कर लिया, माल्टोज का फॉर्मेशन कर लिया, और इसी माल्टोज का फिर से जल अपघटन कर दोगे क्या बन जाएगा, तो दो मॉलिक्यूल दो अणु अल्फा डी ग्लूकोज बन जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन याद रखिएगा क्या, कि अल्फा डी ग्लूकोज, दो मोलेकुल अल्फा डी ग्लूकोज से क्या निर्माण होता है, तो माल्टोज का निर्माण होता है, या माल्टोज का जलावटन करने पर क्या होता है, दो मोलेकुल अल्फा डी ग्लूकोज का निर्माण होता है। क्लियर, इतना तक समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर आपको ऑलिगोसैकेराइड्स और भी सारे हैं, लेकिन एग्जांपल्स के लिए इतना इनफ है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं पॉलीसैकेराइड्स पे, किस पे,
पॉलीसेकेराइड्स पे। पॉलीसेकेराइड्स क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? पॉलीसेकेराइड्स वैसे कार्बोहाइड्रेट्स जिन्हें जल अपघटन करने के बाद वह कितना 10 से अधिक मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कितने? 10 से अधिक मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीसेकेराइड्स। आपको मैंने ऑलिगोसेकेराइड्स में बताया था, आपको याद होगा, है ना? क्या याद होगा कि जब कार्बोहाइड्रेट्स का जल अपघटन करने पर 2 से 10 मोनोसेकेराइड्स का निर्माण होता है, तो उसे हम लोग ऑलिगोसेकेराइड्स कहते हैं। क्लियर? याद होगा, डिफाइन कर सकते हो इजीली? यस सर। चलिए बहुत अच्छा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। और तो आपने देख लिया क्या? माल्टोज। तो आपने ऑलिगोसेकेराइड्स में 3 प्रकार के सेकेराइड्स पढ़ा, लैक्टोज, सुक्रोज एंड माल्टोज। याद रहेगा, है ना? एक बार और रिमेम्बर कर लीजिए। मोनोसेकेराइड्स में आपने क्या पढ़ा? ग्लूकोज पढ़ा, गैलेक्टोज पढ़ा, फ्रुक्टोज पढ़ा, है ना? ऑलिगोसेकेराइड्स में आपने क्या पढ़ा? तो लैक्टोज पढ़ा, लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलीसेकेराइड्स। तो पॉलीसेकेराइड्स के बारे में भी मैंने अभी बताया। क्या बताया? कि वैसे कार्बोहाइड्रेट्स जिन्हें जल अपघटन करने पर 10 से अधिक मोनोसेकेराइड्स का निर्माण हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। और पॉलीसेकेराइड्स में आज हम लोग 2 चीजें सीखेंगे, एक तो सेल्यूलोज और दूसरा स्टार्च, है ना? एक तो सेल्यूलोज और दूसरा स्टार्च, है ना? तो ये बंधन कौन सा बंधन बनता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। याद रखना है बच्चे, है ना? कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अगर पूछता भी है डिफाइन करने के लिए, तो आप इजीली बताना, है ना? क्या बताओगे इजीली? कि जब दो मोनोसेकेराइड्स H2O को उत्सर्जित कर आपस में जिस बंधन से जुड़ते हैं, तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहोगे? जब 2 मोनोसेकेराइड्स आपस में जल का उत्सर्जन कर जिस आबंध से जुड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक आबंध कहते हैं। या ग्लाइकोसिडिक आबंध वैसे रासायनिक बंधन है जिसके द्वारा 2 मोनोसेकेराइड्स जल उत्सर्जित कर आपस में जुड़ जाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्लाइकोसिडिक आबंध कहलाते हैं। क्लियर? चलिए बहुत अच्छा। तो आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग और पढ़ेंगे के बारे में पॉलीसेकेराइड्स के बारे में। इसके बारे में पॉलीसेकेराइड्स के बारे में। पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स। तो पॉलीसेकेराइड्स क्या होता है ना? मैंने अभी सिखाया कि वैसे कार्बोहाइड्रेट्स जिन्हें जल अपघटन करने पर क्या होगा? 10 से अधिक मोनोसेकेराइड्स का निर्माण हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे? पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है? पॉलीसेकेराइड्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेल्यूलोज। सेल्यूलोज, ठीक है? तो सेल्यूलोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है C6H11O5। C6H11O5 का होल एन। ये क्या है? पॉलीसेकेराइड्स है। और जब पॉलीसेकेराइड्स होंगे तो इनका जो मोलर मास होगा वो 20,000 यूनिट से लेकर के 5 लाख यूनिट से भी अधिक हो सकते हैं। 5 लाख यूनिट से भी अधिक हो सकते हैं। कितने से? 20,000 यूनिट से लेकर 5 लाख यूनिट से भी अधिक हो सकते हैं। किसका? पॉलीसेकेराइड्स का मॉलिक्यूलर वेट, है ना? आणविक द्रव्यमान। ठीक है? तो चलिए देखिए सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज में होता क्या है? तो सेल्यूलोज में बीटा डी ग्लूकोज बीटा लिंकेज द्वारा बीटा लिंकेज द्वारा ग्लाइकोसिडिक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। इसके द्वारा बीटा डी ग्लूकोज बीटा लिंकेज के द्वारा ग्लाइकोसिडिक आबंध से जुड़े होते हैं, है ना? और एन संख्या में जुटेंगे ये बीटा डी ग्लूकोज। एन संख्या में जुटेंगे बीटा डी ग्लूकोज। किसके द्वारा? तो बीटा लिंकेज के ग्लाइकोसिडिक आबंध द्वारा। ठीक है? तो चलिए देखिए बीटा डी ग्लूकोज। तो बीटा डी ग्लूकोज का संरचना बनाएंगे, तो इसका संरचना थोड़ा मैं बैक साइड से बनाना शुरू करता हूं। पहले उधर से बनाता था, मैं इस साइड से बनाना शुरू करता हूं। बीटा डी ग्लूकोज की बात,
नहीं, तो बीटा डी ग्लूकोज में आपको मालूम होगा, है ना, थोड़ा सा और ऊपर से बेहतर है बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज में ओ एच ऊपर होना है, एच नीचे होना है, बाद बाकी जैसे था वैसे ही रहेगा। क्लियर है? फिर देखिए, हम यहाँ पर फिर से बनाएंगे बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज तो ओ एच ऊपर में, एच नीचे में, ओ एच, एच, ओ एच, एच, ओ एच, 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 सी एच टू, है ना। फिर देखिए इस तरह से बीटा डी ग्लूकोज की बात, है ना। ठीक है, देखिए तो क्या हो जाएगा आपके पास, ओ एच, एच, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास ओ एच, एच, ओ एच, एच, ओ एच, 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 एच टू। करेक्ट। इस OH को अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, किस तरीके से, देखिए इस OH को अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, O सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और ये लास्ट वाला जो है आपके पास OH, इसको भी आप इसी तरीके से लिख दो, है ना, इस तरीके से लिख दीजिए, है ना, इस तरीके से O सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या होगा, आपके पास ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, ये OH जो है, ये OH इस H के साथ क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। फिर वही बात, ये जो आपके पास OH है, ये H के साथ H2O बना लेगा। तो अगर H2O बना करके बाहर निकलता है ना, यहां से भी H2O बना करके बाहर निकल रहा है ना, तो क्या हो रहा है, एक ग्लाइकोसिडिक आबंध का निर्माण कर रहा है, जैसे बीटा लिंकेज और बीटा लिंकेज के साथ कौन सा, तो ग्लाइकोसिडिक आबंध का निर्माण करेगा, बीटा बीटा लिंकेज हो रहा है। और 1,4 देखिएगा, पहले नंबर का कार्बन, सब में अगर कार्बन की काउंटिंग करोगे तो एक नंबर कार्बन 4 नंबर कार्बन के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है ना। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, सब में वही आएगा पोजीशन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कितना, वन, फर्स्ट कार्बन का जो OH है वह फोर्थ कार्बन के H के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर H2O बनाता है। सेम फर्स्ट कार्बन का OH फोर्थ कार्बन के H के साथ H2O मॉलिक्यूल का निर्माण। तो जब ये एक साथ हो जाता है तो किस तरीके का संरचना दिखता है, तो देखिए कुछ इस तरीके का संरचना दिखेगा आपको, इस तरीके का। तो बना लेते हैं हम लोग, इस तरीके का संरचना दिखेगा, देखिए फिर से बना लेते हैं हम लोग, तरीके का दिखेगा। देखो यहां से आपके पास फॉर्मेशन होता है ना, तो बीटा डी है,
तो आपके पास क्या हो जाएगा OH। इस तरीके से तो कितना संख्या में, n संख्या में जुटेगा, है ना। H OH H OH H, यहाँ से बीटा लिंकेज होना है आपके पास, हाँ बीटा लिंकेज होना है। H2OH बीटा लिंकेज होना है ना। यहाँ पे आपके पास हो जाएगा H, यहाँ पे O बचेगा, ठीक है। और बीटा लिंकेज होना है तो फिर से नीचे में आपके पास क्या बच जाएगा H, देखिए आपके पास क्या हो जाएगा OH H OH H, है ना। क्या बचेगा H CH2OH, यहाँ पे आपके पास बच जाएगा H, फोर्थ नंबर कार्बन है, इसके साथ क्या होना है बीटा लिंकेज होना है। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे नीचे में क्या होगा बच्चे OH, यहाँ पर हो जाएगा H, यहाँ पर होना है OH, नीचे H H CH2OH, है ना। यहाँ पे H बचता है, यहाँ पे क्या रहेगा OH, तो O और इधर रहेगा H, है ना। कितने संख्या में डियर, कितने संख्या में, ये भी n संख्या में ऐड हो जाएंगे और ये फाइनली क्या बन गया सेल्यूलोज, क्या बन गया, क्या बन गया सेल्यूलोज। बीटा टी लिंकेज के ग्लाइकोसिडिक आबंध द्वारा इसका निर्माण होता है सेल्यूलोज का निर्माण होता है, जिसमें बीटा डी ग्लूकोज n संख्या में जुड़े होते हैं। इसीलिए इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो दिया जाता है C6H11O5। देखिए किसी एक मॉलिक्यूल को काउंटिंग कीजिएगा तो क्या होगा, यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा किसी एक मॉलिक्यूल को। इसमें कई सारा मॉलिक्यूल्स इसमें देख पा रहे हैं, तो इसमें से एक मॉलिक्यूल्स को हम लोग काउंटिंग करेंगे। देखिए कार्बन की संख्या अगर आपको दिख रहा होगा, देख लीजिए काउंटिंग कीजिए, कार्बन की संख्या कितना मिल रहा है 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर हाइड्रोजन काउंटिंग कर लीजिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऑक्सीजन काउंटिंग कीजिए 5 मिलेगा 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह से आप क्या देखते हो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या मिलता है C6H11O5 हॉलेन, है ना, n संख्या, ठीक है। क्योंकि इसका मोलर मास जो होता है वो 20,000 यूनिट से लेकर 5 लाख यूनिट से भी अधिक हो सकते हैं, नहीं तो n संख्या में जुटेगा तब ना उतनी बड़ी मोलर मास पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास सेल्यूलोज, क्या है सेल्यूलोज। अब पढ़ना है हम लोगों को स्टार्च, क्या पढ़ना है स्टार्च, स्टार्च, ठीक है। स्टार्च, स्टार्च भी एक पॉलीसेकेराइड्स, स्टार्च भी क्या है पॉलीसेकेराइड्स है, और इसमें दो पार्ट्स होते हैं, है ना। ये दो मॉलिक्यूल, दो टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। एक होता है एमाइलोज और एक होता है एमाइलोपेक्टिन। क्या होता है एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, है ना। तो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, तो एमाइलोज जो होता है
वह कम मात्रा में होता है, मिनिमम अमाउंट में होता है। पूरे स्टार्च में अगर उसकी परसेंटेज निकाली जाए तो एमाइलोज की जो परसेंटेज होती है वो 15 to 20% होती है। 15 से 20% एमाइलोज होता है, बाद बाकी 80 से 85% अमाइलोपेक्टिन होता है। और ये जब दोनों ग्लाइकोसिडिक कार्बन द्वारा जुड़ जाते हैं तो स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो स्टार्च पढ़ने के लिए आप हमारे वीडियो को देखिए, अंत तक देखिए। अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए, अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए, इससे उनको भी ये लाभ मिल सके। और कमेंट कर बताइए कि आपको स्टार्च की वीडियोस कब चाहिए। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि कल लेके आऊं स्टार्च का वीडियो। अगर आपका कमेंट आता है, अगर आज की डिमांड होगी तो मैं आज भी स्टार्च पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, वीडियो को देखिए, कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब सेशंस को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।